हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं यार लैंगिक जनन। लास्ट टर्म पे लैंगिक जनन पढ़ लिया था, अभी कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए हुए हैं, ठीक है, कुछ रह गए हैं तो उनको भी हम अपलोड कर देंगे एक साथ। तो आज हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन इसके लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, तो पुष्प में लैंगिक जनन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। लैंगिक जनन के लिए जो है आपको पता है कि लैंगिक जनन जो होता है इसमें नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर और मादा जननांग की आवश्यकता होती है, मादा जननांग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि लैंगिक जनन के अंतर्गत नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है। और नर जननांग जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जयांग। क्या कहते हैं, जयांग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जयांग नहीं बोलते। नर जनन को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। और जो मादा जनन होते हैं उसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं, जयांग, ठीक है। इतना याद रखो ये हिंदी में, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम एंड्रोसियम इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं गाइनोसियम। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, इसको गाइनोसियम। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं, नर युग्मक जो होता है उसे पुमंग बोलते हैं तथा मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, जयांग। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या बताया कि लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है, और जो नर जननांग होते हैं उन्हें पुमंग बोलते हैं, और जो मादा जननांग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। बस इतनी बात बतानी है लैंगिक जनन में। इसके बाद लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेडिंग क्या, पुष्प की संरचना। क्या पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना परिभाषा आती है, पुष्प की परिभाषा पूछी जाती है कि पुष्प की परिभाषा दो। फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है आपको बताना है। कौन बताएगा फ्लावर की डेफिनेशन, पुष्प की परिभाषा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्प की परिभाषा, पुष्प को पुष्प का सचित्र वर्णन करें, तो आप 5 नंबर या 4 नंबर में, अगर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है तो आप उसको क्या बताएंगे। तो पुष्प की परिभाषा क्या है, तो किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग, किसी भी पौधे का क्या, वह रूपांतरित भाग, रूपांतरित भाग, किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर तथा मादा जननांग पाया जाए। क्या पाया जाए, नर तथा मादा जननांग पाया जाए, जननांग पाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्प कहते हैं। तो किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर तथा मादा जननांग पाए जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। पुष्प की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, किसी भी पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर तथा मादा जननांग पाया जाए वो पुष्प कहलाता है, ठीक है। तथा नर जो नर जननांग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिर से बताओ, नर जननांगों को क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। तथा मादा जननांग को क्या बोलते हैं, जयांग। मादा जननांग को जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जयांग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और जयांग को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। बात समझ में आ गई। तो ये पार्ट्स होते हैं। तो पुष्प की परिभाषा अगर आ जाए तो बताना, पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं उसे हम पुष्प कहते हैं, ठीक है। नर जननांग भाग को हम पुमंग कहते हैं तथा मादा जननांग भाग को हम जयांग कहते हैं। इतनी बात बताने के बाद पुष्प निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से, 4 भागों से मिलकर बना होता है। अब 4 भागों से कौन से 4 भाग होते हैं, तो पहला भाग आपको बताना है कैलिक्स, इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल क्या बोलते हैं, बाह्य दल। कैलिक्स, कैलिक्स CAYLX, कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स क्या है, बाह्य दल है, तो बाह्य दल को समझना। दूसरा क्या है, दलपुंज। क्या होता है, दलपुंज। दलपुंज इसको बोलते हैं कैरोला। क्या बोलते हैं, कैरोला। कैरोला बोलते हैं, कैरोला बोलते हैं, ठीक है। कैरोला, कैरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोला। नेक्स्ट है आपका दलपुंज हो गया। उसके बाद आपको जो है ये क्या बताना है, एंड्रोसियम। क्या बताना है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसी को बोलते हैं क्या, बोलो, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना जयांग। क्या बताना है, जयांग। इतनी बात बतानी है। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आप समझना है। तो बाह्यदल क्या होता है, तो कैलिक्स क्या होता है, तो बाह्यदल जैसे आपने, अगर आप फ्लावर लेके आते तो और अच्छे से क्लियर हो पाता, लेकिन आप फ्लावर ही नहीं लेके आए। हमें ये इंतजार था, इसीलिए हमने मैसेज भी कर दिया था कि आप फ्लावर लेके आए। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी फूल हो, जैसे आप गुलाब ही देखते हो तो नीचे ग्रीन कलर के नहीं होते, सबसे नीचे वाला देखो ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है, उसके बाद सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो हरे रंग का होता है। तो बाह्यदल में क्या लिखोगे कि बाह्यदल जो होता है वो हरे रंग का होता है, ये सबसे बाहरी चक्र होता है। बाह्यदल क्या होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। क्या होता है, बाहरी चक्र होता है। और किस रंग का होता है, हरे रंग का। ये सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। और ये हरे रंग का होता है, और इसका कार्य क्या होता है, ये पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करता है, उन्हीं को क्या पकड़े रखता है ना।
देखा होगा पंखुड़ियाँ उसी के अंदर, सब कुछ उसी के अंदर, ये सबसे बाहर होता है, कवरिंग की तरह काम करता है। तो पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करता है, किसकी? भीतरी अंगों की रक्षा करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन करता है। तो आप बाह्यदल में क्या लिखोगे? बाह्यदल ये सबसे बाहरी भाग होता है या बाहरी चक्र होता है, ये सबसे बाहर पाया जाता है, कुछ भी लिख सकते हो। और ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। कैसा होता है? हरे रंग का। और सबसे बाहरी होता है, पता है ना ये बात? अरे गुलाब को इमेजिन करो, नहीं समझ में आ रहा, गुलाब होता है नीचे से, आप गुड़हल को ही देख लो, गुड़हल में सबसे नीचे की ओर, ठीक है, जब जहाँ पकड़ते हो उसके ऊपर जैसे आप देखोगे तो ग्रीन कलर का सबसे नीचे लगा होता है, ठीक है। तो वो ये हरे रंग का होता है और ये पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये पता, ये आपको पहले लिखना होगा कि ये जो बादल होता है ये हरे रंग का होता है, ठीक है, ये सबसे बाहर की ओर पाया जाता है। और इसका कार्य लिखेंगे, कार्य डाल के अलग से लिखेंगे कि ये इसका कार्य पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करना। दूसरी हेडिंग क्या बताएंगे? दलपुंज। ये होता है कैलिक्स, इसी को बोलते हैं बेटा, यही है, इसी को बोलते हैं बाह्यदल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। इसको बोलते हैं बेटा बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। अब ये बाह्यदल हो गया आपका, ठीक है, जो ऐसे करके आपको समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसे करके फ्लावर में ऐसे बाहर की ओर होता है और इसके अंदर आपका जो है सारे फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। अब ये वाला पोर्शन देखो, इसको, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या? दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। एक जो होता है उसे दल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो इसको साथ में क्या बोल दिया? दलपुंज, ठीक है, इसको क्या बोल दिया? दलपुंज बोल दिया। तो ये दल होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये खाली क्या है? ये दल है। क्या बेटा? दल। लेकिन कई सारे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज, और इंग्लिश बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। देखो अगर दलपुंज की बात करें तो दलपुंज क्या होते हैं? तो दलपुंज में लिखोगे ये प्राय रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। गुड़हल में कभी कभी डार्क रेड कलर भी होता है, पिंक कलर भी होता है, गुड़हल में व्हाइट कलर भी होता है, पत्तियों का रंग, समझ रहे हो? ये जो पत्तियां होती है ये डार्क ग्रीन कलर, सॉरी डार्क रेड कलर भी होती है कभी कभी, और थोड़ी सी पिंकिश कलर भी होती है, या कहीं कहीं पे व्हाइट कलर का भी गुड़हल मिलता है। तो कहने का मतलब ये जो दलपुंज होते हैं क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। इनका कार्य क्या होता है? अब ये रंगीन होते हैं, ठीक है, तो ये रंगीन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका काम क्या होता है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। किसको? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। काहे के लिए आकर्षित करते हैं? हाँ, वेरी गुड। किसके लिए आकर्षित करते हैं? परागण के लिए। भाई परागण की प्रक्रिया होती है ना, परागण की प्रक्रिया एक प्रकार के प्लांट में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मेल और फीमेल पार्ट्स मिलते हैं, उसी तरीके से क्या होता है? प्लांट में परागण की प्रक्रिया होती है। परागण नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो होते हैं प्राय ये जो आपको दलपुंज दिख रहे हैं, दलपुंज जो होते हैं, ठीक है, ये क्या रंगीन होते हैं और ये कीटों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब पुमंग क्या होता है? अब पुमंग की बात करें, अब इसमें तो हमने सिंपल बना दिया है, ये पुमंग है, ठीक है। अगर पुमंग की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें कई सारे अलग अलग से भी बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे आपने देखा होगा, या आप इस पे ना ही समझो तो इसमें छोटे छोटे बने होते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे देखा होगा, ये इस तरीके से बने होते हैं। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? पुमंग। अगर इसको उठा के हम लेके आए इधर, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग, ठीक है। अब ये पुमंग क्यों कहते हैं? इसको पुमंग क्यों कहते हैं? ये बहुत सारे होते हैं ना, इन बहुत सारे भागों को, जितने भी आपको दिख रहा है इन सबको मिलाकर पुमंग कहते हैं। लेकिन एक इसकी इकाई, पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। क्या होती है? पुंकेसर। मतलब अगर हम एक की बात करें, खाली इसको एक ही जो भाग है इसको अगर हम तोड़ के दिखाएं, अगर फ्लावर होता है तो हम आपको दिखाते भी, ठीक है, कभी लेके आना फिर से एक बार इसको समझा देंगे। तो अगर इसके एक भाग को देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। बहुत सारे हैं तो इसे क्या कहेंगे? पुमंग। ये बहुत सारे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? पुमंग। लेकिन बच्चा अगर एक की बात करें तो क्या होगा? वो पुंकेसर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुमंग की इकाई क्या होती है? क्या होती है? अब पुंकेसर की अगर बात करें तो पुंकेसर, अगर हमने ये ले लिया पुंकेसर, ये मान लो ले लिया, ठीक है, तो पुंकेसर का ऊपरी भाग, ठीक है, पुंकेसर का ऊपरी भाग क्या होता है? फूला होता है। इसे क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। बात समझ में आ गई? पुंकेसर की अगर सबसे पहले बताएं, हेडिंग डालेंगे पुंकेसर, तो पुंकेसर क्या होता है? तो ये आप बताएंगे सबसे पहले कि पुंकेसर जो होता है ये क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है बेटा। क्या होता है? एक ही मानकर है और नहीं है।
पुंकेसर जो होता है बेटा क्या होता है, नर जनन अंग होता है। कैसा होता है, नर जनन अंग होता है। और इसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर। उमंग जो है नर जनन अंग होता है और इसकी इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। फिर उसके बाद बताएंगे इसका इसका निचला भाग जो होता है पतले, या बोल सकते हैं पतले स्टॉक के समान होता है, या बोल सकते हैं इसका निचला भाग पतला होता था, ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। तथा परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, परागकण। बात समझ में आ गई, इतनी बात इसमें लिखनी है। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। फिर से देख लो क्या होता है, पुमंग क्या होता है। तो पुमंग क्या है, ये नर जनन अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। पुंकेसर का निचला भाग पतला होता है तथा ऊपरी भाग जो होता है वो फूला होता है, जिसे फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश में क्या भरे होते हैं, परागकण। क्या भरे होते हैं, परागकण। बात समझ में आ गई। यही परागकण जो होते हैं, यही परागकण जो होते हैं, यही कहलाते हैं, यही होते हैं युग्मक। क्या होते हैं, नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक जो होते हैं वही परागकण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। यही परागकण क्या काम करते हैं, नर युग्मक का काम करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं जयांग। किस पे आ जाते हैं, जयांग। जयांग की अगर बात करें तो ये मादा जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं, मादा जनन। कैसे अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं बेटा। क्या होते हैं, ये निम्नलिखित भाग से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है, देखो जरा, ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये इसका ऊपरी भाग। अगर जयांग की बात करें तो अब जयांग क्या है, तो इसकी कोई इकाई नहीं है आपको, ठीक है। तो आप इसमें बताना जयांग क्या है। ये प्राय से ये मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है और ये निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इसका मध्य का भाग वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका। इसका निचला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। क्या कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्तिका को, इसको इंग्लिश में इधर लिख दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। स्टाइल में रहने वाला वही वाला स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल। और अंडाशय क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, एग। क्या होता है, एग। एग को क्या बोलते हैं, अंड। क्या होता है, अंड। बात समझ में आ गई। अभी हम इसका अभी बीजांड की संरचना भी बताएंगे। इसके अंदर मतलब जो अंडाशय है इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड की संरचना को हम अलग से डिफाइन करेंगे। पहले आप इतना बता पाओ कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। फिर से एक बार पूरा देख लो, ठीक है, फिर से एक बार पूरा देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है लैंगिक जनन क्या होता है। अगर आ जाए कि पुष्प में लैंगिक जनन को विस्तृत वर्णन करो तो पुष्प में लैंगिक जनन में क्या बताएंगे कि लैंगिक जनन के अंतर्गत मतलब नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है। नर तथा मादा जननांग की आवश्यकता होती है। नर जननांग को पुमंग कहते हैं तथा मादा जननांग को जयांग कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत लैंगिक जनन के अंतर्गत हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। तो पुष्प की संरचना हेडिंग डालेंगे। पुष्प की संरचना में पुष्प की परिभाषा बताएंगे। पुष्प की परिभाषा क्या है, पौधे का वह रूपांतरित भाग, पौधे का वह रूपांतरित भाग जिसमें नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। नर जननांग भाग को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं तथा मादा जननांग भाग को जयांग कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब पुष्प निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बना होता है। बाह्य दल प्रायः हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये बाहरी भाग में सबसे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, उसके भीतरी चक्रों की रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद दलपुंज क्या होते हैं, दलपुंज इनकी संख्या कई होती है, ठीक है, 2 से 10 के बीच में होते हैं। कभी कभी 2 मतलब 4 होते हैं, किसी फ्लावर में 4 देखो, कहीं कहीं गुड़हल की जो प्रजाति होती है उसमें 10 ये दल लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं, 10। तो आप ये भी बता सकते हो ये दलपुंज जो होते हैं प्राय इनकी संख्या 2 से 10 तक होती है। कितनी होती है, 2 से कम नहीं होंगे, ठीक है। अब होते तो मिनिमम 4 ही हैं, 4 से 10 होने चाहिए, लेकिन आप बता सकते हो इनकी संख्या 2 से 10 होती है। और ये प्राय रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। रंगीन होते हैं, महक देते हैं, ठीक है, और जो है सुगंध देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप जो होती है पत्तियां कह रहे हैं, कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, परागण के लिए आकर्षित होते हैं। तो आप बता सकते हो ये रंगीन होते हैं, इनकी संख्या 2 से 10 होती है। और ये दलपुंज जो होते हैं प्रायः कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं परागण की प्रक्रिया के लिए। उसके बाद पुमंग तो आप समझ चुके हैं कि इसे नर जनन अंग कहलाता है। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। इसका निचला भाग पतला होता है तथा ऊपरी भाग फूला होता है, जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बड़े होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जयांग बताएंगे। जयांग क्या होता है, इसे मादा जननांग कहते हैं। ये मादा जननांग होता है, या बोल सकते हैं ये मादा जनन अंग होता है। और इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। इसका ऊपरी भाग वर्तिकाग्र तथा मध्य का भाग, और ये डायग्राम भी बनाएंगे आप। ऐसा नहीं कि केवल जयांग बना दिए तो डायग्राम नहीं बनाया, छोटा सा डायग्राम आप सिंबल की तरह के दिखा देंगे।
इसका ऊपरी भाग वर्तिका तथा मध्य का भाग वर्तिका तथा सबसे निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर अंड या बीजांड बोल सकते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर जो होता है एग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इतनी बात आपको बताना है। ये पुष्प की संरचना है। ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि पुष्प की संरचना या लैंगिक जनन को विस्तार से। अभी लैंगिक जनन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपका क्या हुआ है? पुष्प की संरचना। बस इतना ही रखते हैं।